हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लेकर के आ गया हूं सुगम विज्ञान क्लासिक चैप्टर 8 का द्वितरीय प्रश्न, जिसमें दोस्तों मैंने अति लघु और लघुतरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे, आपको सही वीडियो दोस्तों प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देर न करते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि सजीव की विशेषताओं का जो है संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, तो सजीव की विशेषता के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया है। सबसे पहले संरचनात्मक इकाई के बारे में। ठीक है, तो कुछ जीव जैसे कोई जंतु व पेड़ पौधे है ना, एवं कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे पत्थर का एक टुकड़ा या लिखने की पेंसिल इत्यादि की तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इन सभी के द्रव्यमान जो है सबके आकार तथा सभी के स्थान है क्या करते हैं, वो छेदते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों उसका क्या होता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान भी होता है, उसका आकार भी होता है और सभी स्थान भी छेदते हैं। ठीक है, तीन सभी वस्तुओं की अपनी संरचनात्मक इकाई होती है और सभी निर्जीव का जो है सबसे छोटा कण अणु होता है। ठीक है, अणु निर्जीव के संरचनात्मक इकाई है। सभी सजीव की कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जो सजीव है वो कोशिकाओं के बने होते हैं, अतः सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों, कोशिका होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहला नंबर आपको बताया कि संरचनात्मक इकाई के बारे में। अब हम देखेंगे सजीव में गति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर आता है सजीव में गति, यानी भोजन के खोज, शत्रु से बचने की चेष्टा, प्रजनन के लिए कार्य करना इत्यादि के लिए जीवों में गति होती है ना। साधारणतः गति जो है दोस्तों दो तरह की हो सकती है। पहला जो होता है शरीर के किसी एक भाग की गति और दूसरा होता है संपूर्ण शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों मैंने दो को आपको बताया। उसके बाद दोस्तों इसमें चलेंगे सजीवों के वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बोला कि पौधे के बीज पहले अंकुरित होते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे कोशिकाओं के विभाजन द्वारा बड़े होकर एक सामान्य पौधे बनाते हैं। इसी प्रकार जब बच्चे का जन्म होता है तब इसे नवजात शिशु कहते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, शिशु बड़ा होकर के बालक बनता है, अब बालक से किशोर, अब किशोर से युवा, एवं अंत में वृद्ध हो जाता है। और इसमें भी एक क्या होता है, परिवर्तन कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वृद्धि कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि सजीवों की विशेषता के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपको तीन चीज बताया, सजीवों की विशेषताएं के बारे में, और दूसरा बताया सजीवों की गति के बारे में, और तीसरा बताया सजीवों की वृद्धि के बारे में। और भी होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर, और दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट होते हैं लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया हूँ। सजीवों में जो है बाह्य उद्दीपन होता है ना, उद्दीपन की प्रक्रिया होती है ना। उसके बाद दोस्तों सजीवों में पोषण होता है, सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में दोस्तों उत्सर्जन होता है, सजीवों में जनन, और सजीवों में जीवन चक्र, ये सब के सब होते हैं। ठीक है, तो इस सभी के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स नहीं लिखा है, मैंने दोस्तों आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ। अगर आप उसे लिखना चाहेंगे तो आपको किताब में जो है मिल जाएगी, आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव तथा निर्जीव के किन्हीं 5 अंतर को तालिका बना करके लिखे। ठीक है, आपको यहाँ पर दोस्तों सजीव तथा निर्जीव के किन्हीं 5 अंतर को लिखना है, लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पर देव होने के नाते मैंने यहाँ पर सबको क्या किया है कि 10-10 को लिख दिया है, एक सजीव के बारे में और एक निर्जीव के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सजीव वाला में। तो सजीव दोस्तों सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं, है ना। इनकी मृत्यु होती है, यानी कि सजीव की मृत्यु होती है लेकिन इनमें यह गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तीसरा में दोस्तों ये भोजन खाते हैं और ये भोजन नहीं खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बता देनी है। ये जनन करते हैं, यानी कि सजीव जो है जनन करते हैं लेकिन निर्जीव जनन नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका संगठन होता है। सजीव में क्या होता है दोस्तों, कोशिका का संगठन होता है, इसमें कोशिका संगठन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनमें विकार और वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन इनमें विकार और वृद्धि नहीं होती है। सजीव परस्पर क्या होते हैं, क्रिया करते हैं, निर्जीव परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, सजीवों में रासायनिक गुण पाया जाता है, इनमें यह गुण नहीं पाया जाता है, यानी निर्जीव में यह गुण जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सजीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं ना,
लेकिन ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, ठीक है, स्वयं गति नहीं करते हैं। इनमें जल, भोजन और वायु की आवश्यकता होती है, यानी कि सजीव में दोस्तों क्या क्या आवश्यकता होगा, जल, भोजन और वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें जल, भोजन, वायु की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, मछली एवं आम के बीच सजीव है कैसे, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको बताया, तो इस तरीका से क्या करनी है, आपको लिख लेनी है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 में। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा था कि मछली एवं आम के बीच सजीव है कैसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, मछली सजीव है क्योंकि इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे मछली भोजन करती है, श्वसन एवं उत्सर्जन करती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है, ठीक है। इसी प्रकार आम का बीज पौधा, यानी कि आम के बीज उगाने पर उन जैसे ही पौधे बन जाते हैं। जैसे आम के बीज से क्या होंगे, आम के ही जैसे पौधे बन जाते हैं। अब पौधे भी एक जानवरों से इस मायने में अलग है कि जो वो है ना अपना भोजन खुद बना लेता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों, अपना भोजन खुद बना लेता है। अब पौधे भी एक समय के बाद क्या होता है, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए सभी पेड़ पौधे क्या है, सजीव है, यानी आम का वृक्ष भी क्या होगा दोस्तों, सजीव होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि ईंट, पंखा, कुर्सी, मोटर गाड़ी निर्जीव है कैसे। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ईंट, पंखा, कुर्सी, मोटर गाड़ी निर्जीव है इसलिए क्योंकि इनमें जैविक क्रिया, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन आदि नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें निर्जीव कहा जाता है। और इनमें जीवन चक्र भी नहीं पाया जाता है ना, अपने जैसे जीवों का जन्म भी नहीं कर सकते हैं। इनमें उत्तेजना भी नहीं होती है, जो है ना गति भी होती है वो बाह्य शक्ति या ऊर्जा के कारण होती है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि निर्जीव में जैविक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इसलिए सभी के सभी क्या है, वो सभी के सभी निर्जीव है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको जानकारी दी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी दोस्तों यहाँ तक के आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही आज भर, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।